नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं हर समय जो लोग सुनना चाहते हैं ऐसे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह सर। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। आज कई बड़े मामले थे तो मुझे लगा अब सर से समझा जाए कि उनमें आखिर सच्चाई कितनी है। देश में सर लगभग जनवरी से कह रहे हैं कि महंगाई का बम फूटने वाला है, आप लोग तैयार रहिए, अपनी अपनी पेटी बांध लीजिए। किस पर कितना असर पड़ेगा ये आप खुद सोच लीजिए। प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में व्यस्त रहे और कहा कि महंगाई नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वो झूठे हैं। और जैसे ही 4 मई को मतगणना हुई उसके बाद मैदान में निकले, फिर उन्होंने दाएं बाएं तलवार भांजी और एक एक कर सब चीजें, दूध, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, अभी तो कई चीजें आएंगी। रुपया अपने चरम सीमा पर जा ही रहा है, वो शतक लगाने के बस बिल्कुल नजदीक है। गेंद बाउंड्री के कभी इस तरफ गिर जाती है, कभी उस तरफ जाने के प्रयास में। मोदी जी विदेश चले गए ये विस्फोट करके। इस दौरान एक जो बड़ा वाकया हुआ अब तक का ऐतिहासिक, कि प्रधानमंत्री जी ने अपने व्हाट्सएप इंडस्ट्री से जन्मी हुई खबर की पहली बार, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर पाए हैं लेकिन उस खबर का पहली बार खंडन किया है। इसके सबूत भी हम आपको देंगे और बाकायदा सर से बाद में डिस्कस भी करेंगे। और इस दौरान क्या हुआ उस पर बातचीत करेंगे। तो सर, महंगाई की आपकी बात 100% सच निकली, 1% गलत नहीं। जो बार बार ये कहा जाता है कि एक ग्रुप है जो लोगों को वर्गलाने का काम करता है और हर बार वो अपनी बातों पे सच निकलता है। तो सर, इस महंगाई के बम से अब देश में क्या होगा? आप बहुत समय से कह रहे हैं त्राई त्राई मची हुई है, और इस महंगाई के बम फोड़कर साहिब तो विदेश चले गए। देखिए, ये साबित हुआ कि हमारी सरकार जो है, जो अभी ईरान में अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच चल रहा है, हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ये पता रहा हो। उन्होंने देश को तो नहीं बताया कि उनको पता है, लेकिन ठीक उसी समय वो इजराइल में थे जिसके अगले दिन ईरान पर हमला हुआ और उसके बाद सारी दुनिया में चीजें तहस नहस हो गई। हमारी अर्थव्यवस्था तो चूंकि बहुत सारा हिस्सा हम अपना जो तेल का, कच्चे तेल का जो इस्तेमाल है, वो इंपोर्ट पर निर्भर है हमारा। तो इससे हमें तो सबसे ज्यादा परेशानी होनी ही थी, इसलिए भी कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। 150 करोड़ लोग हमारे देश की धरती में रहते हैं, उनके जीवन का सवाल है। और हम चूंकि इंपोर्ट पर निर्भर हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी इलाके से आता है जिस इलाके में ये युद्ध छेड़ा गया था, तो हमें तो प्रभावित होना ही था। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी जो मैंने कहा, लेकिन उस समय चूंकि हमारे देश में हर चीज में एक धारणा हो गई है कि अगर आप कोई भी सवाल सरकार से करते हैं या सरकार की किसी भी नीति के बारे में आप कोई शंका पैदा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी तुरंत जो है सामने से नकार उस पे आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और ये कोई षड्यंत्र है, और ये कोई एजेंडा है, और ये है, इस तरह के आरोप लगने लगते हैं। लेकिन बार बार ये सिद्ध होता है कि बहुत सारी चीजों में जो अनुमान उनकी इस सरकार के आचरण के बारे में लगाया जाता है वो सही साबित होता है। ये तो बिल्कुल साफ था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय हमारा मीडिया साफ साफ चीजों को भी साफ साफ नहीं देखता। उसमें भी हर चीज में वो सरकार की ओर से सरकार से प्रश्न पूछने वालों पर शंका प्रस्तुत करता है। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ था। अब सबसे खतरनाक यह है कि हमारे देश में औसत आय वगैरह नहीं बढ़ी है। सामान्य लोगों की 70-75% आबादी की इनकम पिछले 10-12 सालों में बिल्कुल नहीं बढ़ी है, बल्कि बहुत सारे लोगों की इनकम घटी है। और जो महंगाई और इन्फ्लेशन है इन वर्षों में, उसकी तुलना में तो जिनकी तनख्वाह वगैरह है उनकी भी तनख्वाहें उस स्तर पे नहीं बढ़ी। तो यानी हर आदमी की परचेजिंग पावर कम हुई है। जो जितनी चीजें आज से 2014 में जब मनमोहन सिंह साहब सरकार छोड़ के गए, अगर उसको डॉलर टर्म में देखें, तब तो पाएंगे कि अब घट गई है बहुत सारी चीजों में। इसलिए कि रुपया भी इतना कभी नहीं टूटा था। कल वो 96 पार कर गया है और निश्चित तौर पर वो 100 पार करेगा, बल्कि 100 से भी आगे जाएगा। ये भी आपके चैनल से मैं घोषणा कर रहा हूँ इसको। खैर, बहुत सारे दूसरे लोग मुझसे पहले कह चुके हैं, ये मैं कोई अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ। इसलिए कि जिन कारणों की वजह से रुपया गिर रहा है वो कारण विद्यमान है। कारण क्या है?
कि हम जितना बाहर से सामान खरीदते हैं, जितने पैसे का, जितने डॉलर का, जितने रुपए का, जितना जिस टर्म में भी देखें, और हम उसके जवाब में जो हम अपना सामान बाहर बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, रेमिटेंसेस हमारे पास आते हैं, या एफडीआई हमारे यहाँ निवेश करने आता है, ये सब मिलजुल के उससे बहुत कम रह जाता है। इस अंतर की वजह से हमारी समस्या ये लगातार बढ़ रही है। और ये बात सामान्य तौर पर भी कोई भी इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ेगा, आंकड़ों को देखेगा, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करेगा तो उसके समझ में आ जाएगी। कोई ये सब कोई बातें ऐसी नहीं है जो मैं ऐसी कह रहा हूं जो बहुत अनूठी है या रॉकेट साइंस है। इसमें ये सामान्य अर्थशास्त्रीय ज्ञान है जिसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल, और इसको कोई भी इसका परीक्षण कर सकता है। तो इसलिए जो अंतर है हमारा, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है, सबसे प्रमुख वही है, वो लगातार बढ़ रहा है, और उसको कम करने में सरकार विफल है। अब सरकार अपनी विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। उसके लिए तमाम तरह के कुतर्क आते हैं, बहुत सारी चीजें नेहरू जी पर थोप दी जाती हैं, बहुत सारी कांग्रेसी सरकारों पर थोप दी जाती हैं, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर थोप दी जाती हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसकी ऐसी नीतियां हैं जिनकी वजह से ये चीज बढ़ रही है। हम ये नहीं कह रहे थी नहीं, लेकिन इनके जमाने में उसकी वृद्धि बहुत तेज है, और उसका असर ये हो रहा है कि ज्यादातर लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। और दूसरी अभी इससे भी बड़ी कठिनाई आने वाली है, जो आपके इस चैनल के जरिए आज मैं कहना चाहता हूं, एक दो जगह मैंने और कहा है, कि हमारा जुलाई से लेके अक्टूबर तक का जो हमारा कृषि सीजन होगा, उसमें हमें खाद की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। खाद की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या आने वाली है। और इस समय जो तेल की समस्या है वो हम सब जगह सब चीज नहीं देख पाते, और जो हमारे ये सब चीजें दिखाने वाले माध्यम हैं, एजेंसियां वगैरह, वो इन कामों को कर नहीं रही हैं। इस समय एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी एएनआई को बढ़ावा दे दिया गया है। वो जो है सरकारी खबरें ज्यादा चलाती है, सरकार के प्रचार की खबरें ज्यादा चलाती है। और जो दूसरी हमारी न्यूज एजेंसियां थी, उनमें एक को तो खत्म ही कर दिया गया है, यूएनआई को, पीटीआई को भी बहुत कमजोर कर दिया गया है। उनमें थोड़ा सार्वजनिक हस्तक्षेप था, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत चीजें आ जाती थी। अब इस समय उड़ीसा में हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल नहीं है पेट्रोल पंपों पे। भुवनेश्वर में, वहां की राजधानी में, एक पेट्रोल पंप का दृश्य मैंने भी फेसबुक पे डाला है, मेरे अकाउंट पे आप लोग देख सकते हैं, वीडियो डाला है। ये मीलों लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल नहीं है। आधा आधा लीटर और 250-250 ग्राम मोटरसाइकिलों को दे रहा है वो, क्योंकि एक को अगर 10 लीटर दे दिया तो 10 लोग नीचे पीछे खड़े रह जाएंगे, तेल नहीं है। एक वीडियो आया है कटक का, बहुत ही दुखदाई है, कि उसमें एक एम्बुलेंस में एक बहुत गंभीर मरीज को लेके अस्पताल आ रही थी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का तेल रास्ते में ही खत्म हो गया, उसमें तेल ही नहीं था, और दूसरी एम्बुलेंस आ नहीं पाई। वहीं मरीज उसी एम्बुलेंस में बीच रास्ते में तड़प तड़प के मर गया। आप समझिए, ये साधारण बात है। ये बताती है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की और इस तरह की सुविधाओं की हालत क्या है। यानी एक राज्य जिसको डबल इंजन अब लगा दिया गया है। अब तो उड़ीसा में ये भी नहीं कि भाई फलाने की सरकार है वो फेल है, हम बहुत पास होते हैं। आप ही राज्य सरकार है, आप ही केंद्र सरकार है, आप ही तेल के मालिक हैं, आप ही गुलेल के मालिक हैं, और ये नतीजा है। ये दोनों वीडियो पड़े हुए हैं और ऑथेंटिक वीडियो है, मैंने इनको क्रॉस चेक कराया। ऑथेंटिक वीडियो है, ऑथेंटिक घटना है, कंफर्म रिपोर्ट है, ये हो रहा। तो ये कठिनाई जो हमारे सामने आ रही है, ये असाधारण आ रही है। जो हमारे स्टॉक्स थे, जो हम क्रूड खरीदते हैं, इसको हम जमीन में हमने बना रखे हैं रखने का इंतजाम, तो उसमें हम रखते हैं। ये करीब 15% ये भी डिप्लीट हो चुका है हमारा। तो हमारी कठिनाइयां बहुत बढ़ रही हैं। सरकार सब चीजों से हमसे हमको अवगत नहीं रखती है। और दो महीने वो चुनाव लड़ती रही सरकार। सबसे खराब ये रहा कि 2 महीने चुनाव लड़ती रही, चुनाव में झूठे दावे करती रही, सब चंगासी, और कोई कमी नहीं है और कोई ये नहीं। अब एकदम से कहना शुरू कर दिया, अब एक उद्योगपति से कहलवा दिया कि साहब बम फटने वाला है, अब तो शॉक, जैसे अंग्रेजी में वो लोग कहते हैं कि धक्का लगने वाला है। तो ये धक्का यही सब है कि खाद नहीं मिलेगी, तेल नहीं मिलेगा, महंगाई बेतहाशा होगी, रुपया टूट जाएगा, तरह तरह के टैक्स लगाए हुए हैं और इनकम बढ़ेगी नहीं।
ये सब धक्का है जो हमारे सामने है, दिख रहा है, लेकिन सरकार उसमें नाना नाना करे। तो इसमें उन्होंने हमें फंसा लिया है, और उनके दोस्तों ने पूरी दुनिया को फंसा लिया है। राजनीतिक रूप से जो विदेशों में दोस्ती कर रहे हैं, और रोज खबरें आ रही हैं, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको परमिशन दे दो रूस का तेल खरीदने का, हमको परमिशन दे दो रूस का। इस देश की मान सम्मान सब कुछ चौपट कर दिया है इस व्यवस्था ने। बताइए, हम आजाद हैं कि गुलाम हैं? हम अमेरिका से परमिशन मांग रहे हैं। उस अमेरिका की, चीन के सामने हमारे पड़ोसी की हालत क्या है? अभी ट्रंप का बयान, वो भी मैंने लगाया है वीडियो, सुन लीजिए मेरे फेसबुक पेज पे। उसमें वो ट्रंप कह रहा है कि ताइवान तो चीन से कुल 95 किलोमीटर दूर है, और हम तो 9,500 किलोमीटर दूर है, हम ताइवान के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? यानी अब ताइवान को चीन के सामने निहत्था छोड़ के अमेरिका भाग खड़ा हुआ। आप उस अमेरिका के साथ क्या दोस्ती निभाने जा रहे हैं भाई? क्यों निभा रहे हैं? अडानी के लिए ना। अडानी को आपने छुड़ा लिया उस दोस्ती के। वो पता चला कि भारतीय पैसे से कमाया हुआ पैसा वहां दंड के रूप में भरेगा, वहां इन्वेस्ट करेगा, जैसा अंबानी अनाउंस कर चुका है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय पैसा लगेगा। इस एवज में आपने इतने दिन गिड़गिड़ा के, अमेरिका की इसलिए आप गिड़गिड़ा रहे थे, देश की पूरी अस्मिता को आप एक स्टेट के लिए, एक स्टेट के गुनाह के लिए गिरवी रख रहे हैं। चलिए, देर सवेर लोग समझेंगे, भले आज हमारी बातों को लोग दूसरी तरह से लें, लेकिन सच्चाइयां उनके मुंह पे गिरेंगी, और वो उनको समझेंगे कि देश को, हमारी आजादी खतरे में है, इस आजादी को गिरवी रखा जा रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था के फैसले हमें खतरे में डाल चुके हैं, और ये खतरे हमें आने वाले दिनों में महसूस करने होंगे। महंगाई आपके सामने है, दाम आपके सामने बढ़ रहे हैं, आय आपके सामने घट रही है, अमेरिका से गिड़गिड़ाहट आपके सामने हो रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपकी हर बात पर आपने मोहर लगवाई है, और आपने अपनी मोहर नहीं लगाई, मोहर लगाई इस देश में, मोहर लगाई इस सरकार ने, कि आप जो आगाह कर रहे थे, हम देर से कबूले हैं, लेकिन सच आप बता रहे थे सर। ऐसे में उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदिए। ग्रामीण अंचल में एक ही तो प्रॉपर्टी थी कि सोना। किसी ने अपना 5 ग्राम की झुमकी बनवा ली, किसी ने 2 ग्राम की अंगूठी बनवा ली, और उसका बच्चा जब स्कूल जा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो सुनार के पास गया, मित्र दोस्त के पास गया, उसे दी, उससे कुछ पैसे लिए, बेटे को पढ़ने भेज दिया। जैसे अभी नीट की परीक्षा में कि परीक्षा ही निरस्त हो गई, उसकी वो चीज भी चली जाएगी, उसका बच्चा भी परीक्षा से बेकार रह गया। और बड़ा दुखद है कि 2 बच्चों ने अपनी अब तक जान भी दे दी। इससे दुखद इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता है, बहुत शर्मनाक। लेकिन सर, उनकी मुख्यमंत्री ने जब यही चीज सार्वजनिक रूप पर कही तो इतनी थू थू हो गई। एक मुख्यमंत्री के सामने जनता ने नकार दिया कि आप सब झूठ बोल रहे हैं, और इसके बाद साहिब खुशी खुशी विदेश चले गए। जो अभी आपने कहा कि वहां वो 10 बिलियन का डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां के 15,000 लोगों को रोजगार देंगे, भारत में नहीं देंगे। भारत में रोजगार देने के लिए उनके पास वो नहीं है, और साहिब विदेश चले गए। देश में अफरा तफरी, आप बता रहे हो उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार है, डीजल की समस्या है, किसान खाद के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन सर, अगर किसान को खाद नहीं मिली तो इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इस देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ किसान पर टिकी हुई है। बिल्कुल, हाँ, सिर्फ किसानी है जो पिछले लगातार 30, 35, 40 सालों से लगातार उनके ऊपर कष्ट का बोझ लादने के बावजूद, लगातार उनके हजारों और कई बार लाखों लोगों की सालाना आत्महत्याओं के बावजूद, कर्ज में फंसे हुए दलदल के बावजूद, सिर्फ हमारे देश में एक ही सेक्टर है जिसने कभी इस देश को धोखा नहीं दिया। साल दर साल हमारे कृषि क्षेत्र से 3 से 4% की वृद्धि दर देश की इकोनॉमी में किसान अपनी पीठ पे कर्जा लाद के और कठिनाई लाद के अपने को आधा पेट रख के इस देश को दे रहा है, और अपने लड़के दे रहा है जो सीमा पे उस नौकरियां कर रहे हैं, जो सीमा बचा रहे हैं, और अपने लड़के दे रहा है जो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में और इन सब में जाके आपके लिए लाठी भी चला रहे हैं अपने ही लोगों पर, और ये सब कर रहे हैं। तो ये इस कौम को आपने खतरे में डाल दिया है। आपके ही फैसलों से हम खतरे में हैं, और बहुत बुरे खतरे में पहुंच गए हैं। हमारे 32 में से 30 कारखाने एलएनजी पे चलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर,
जो खाद बनाते हैं। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम करीब 80-85% कतर से लेते थे, बगल से आती थी, 5-6 दिन में आ जाती थी। कतर में आपने युद्ध करा रखा है, जिस मतलब आपने भले नहीं करा रखा है, लेकिन आप उन लोगों के साथ हैं जो युद्ध कर रहे हैं, जिनकी वजह से दुनिया फंसी हुई है, इजराइल, अमेरिका। और इससे आप अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी, जो भारत के लिए अच्छे बने हुए थे, सब खराब कर रहे हैं। रूस से आप रिश्ता ऐसी जगह पहुंचा रहे हैं कि किसी दिन अगर रूस से भी ना हो गया तो हमारे पास कहीं कोई जगह नहीं बचेगी। और अमेरिका तो व्यापारी है, वो लगातार आपको महंगी चीजें दे रहा है, खाद, गैस, ये सब महंगा दे रहा है। और फिर आप अटकेंगे तो पूरे देश को आप अटका देंगे, जैसे आपने लगभग काफी हद तक अटका दिया है। लेकिन अभी इस देश को आपने हिंदू मुसलमान में फंसा रखा है। हमारे सवर्ण जातियों के बहुत सारे मूर्ख युवा और उनके बुजुर्ग जातिगत श्रेष्ठता के चलते इस तरह की मूर्खतापूर्ण धारणा में इस देश को खतरे में डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। पिछड़ी जातियां, दलित, आदिवासी हमारे लोग हैं, हम हैं, वो हमारे असली लोग हैं। अमेरिका हमारा असली नहीं है, इजराइल हमारा असली नहीं है। अपने लोगों को पहचानिए, अपने समाज में न्याय करिए। अपने समाज में अन्याय क्यों चला रहे हैं? अपने को मजबूत कीजिए, चीन की तरह, वियतनाम की तरह, रूस की तरह। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। छोटा सा देश क्यूबा है, अमेरिका की नाक पे बैठा है, इतने दिनों से संघर्ष कर रहा है। खुददारी रखिए भाई, क्या बेच रहे हैं आप? हमारे देश के पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी देके ये आजादी और ये सम्मान और ये आत्म स्वाभिमान हासिल किया था, जिसको हम आजादी कहते हैं। इसको ऐसे मत गंवाइए भाई। तो अपनी छोटी लड़ाइयां अंदर की जो है समाज की, उनको अपने अंदर हल करिए, सभ्यता से हल करिए, न्याय से हल करिए, सबको हिस्सा दीजिए। किसी कमजोर छोटे भाई का हिस्सा मारना कोई अकलमंदी की बात नहीं होती, कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपस में जहर बांटना अच्छी बात नहीं है। मुसलमान भी हमारे ही बीच से हैं, यही कोई अंतरिक्ष से नहीं आए हैं, हमारे लोग हैं। उनके साथ भी नफरत की बातें जो है उनको कम करिए, खत्म करिए, समझिए, उनको दोस्त बनाइए, उनको भरोसा दीजिए, उनके अंदर से डर खत्म करिए। ये जहर इस समाज को निगल जाएगा। 20 करोड़ आबादी को आप कष्ट देके सुखी नहीं रह सकते। आप पाकिस्तान नहीं है, और आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को देख लीजिए उसका क्या हाल है। कोई भी अपने अल्पसंख्यकों को कमजोर करके, कठिनाई में डाल के, परेशानी में डाल के, खतरे में डाल के अपने को सुखी नहीं दुनिया में हुआ। तो इस तरह की बातों को, इस तरह की राजनीति को दरकिनार कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए चीजों को देखिए आंख खोलकर। देश में, देशवासियों में एकता होनी चाहिए, और सब में ये भावना होनी चाहिए कि हम, जो हमें आजादी हमारे अपने करने से नहीं, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से मिली है, हमें उसकी रक्षा करनी है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, एकता करके, डिवीजन करके नहीं। जो भी डिवीजन की बात करता हो, राजनीति करने वाला, पत्रकारिता करने वाला, समाज सुधारक, कोई भी, उसको दूर करिए, अपने उससे दूर होइए। उस सूचना देने वाले यंत्र को फाड़ के फेंक दीजिए। सर ये सब किया जाए तो शायद हम लोग कठिनाई में तो आ चुके हैं, ये जान लीजिए। एक बार फिर नए सिरे से हम गुलामी जैसी परिस्थितियों के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी हम फिर भी, हमारी सीमाएं हमारी हैं, हमारी सेना है, हमारे पास अर्धसैनिक बल है, हमारे पास एक प्रशासनिक ढांचा है जो इतने दिनों तक भारत को लेके आया है। तो हम अभी भी कम से कम इस ईमानदारी से का प्रयास करें कि इसको सुरक्षित करें और न्यायपूर्ण रखें, अपने संविधान पर विश्वास रखें और संवैधानिक व्यवस्था को दुरुस्त करें। सर, कल सर्वोच्च अदालत ने 2 दिन में 2 टिप्पणियां की। एक तो उन्होंने की कि अगर आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति स्वतंत्र दिखाना चाहते हैं तो ये दिखावा मत करिए। जब 2 सदस्य आपके मन के हैं और उसमें नेता प्रतिपक्ष अलग हैं, तो आप 2 सदस्य, आपका कैबिनेट मंत्री आपकी बात मानेगा, नेता प्रतिपक्ष की थोड़ा ही मानेगा। तो ये दिखनी नहीं चाहिए। इसमें मतलब स्वतंत्रता नियुक्ति की सार्वजनिक होनी चाहिए। और दूसरी उन्होंने जो कल टिप्पणी की है वो तो सर बड़ी शर्मनाक है कि बेरोजगार, कॉकरोच, तिलचट्टा और वकीलों की डिग्री अब सीबीआई चेक करेगी। सर आप सोचिए, अब सीबीआई के पास कोई काम नहीं बचा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री की जब चर्चा हुई
तो कोई अदालत चेक करने को राजी नहीं हुई, सबने प्रपत्र वापस कर दिए। तो ये सर क्या हो रहा है? सर्वोच्च अदालत क्या करे? सर्वोच्च अदालत की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि शायद एक रास्ता बचाए, यहां से न्याय मिलेगा। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने कल एक पोस्ट भी इस पर लिखी थी। राम जेठमलानी साहब हम लोग हमारे भारत के एक बहुत प्रसिद्ध वकील रहे, बहुत विद्वान थे। एक बार उन्होंने ऐसा कहा था, हम लोग बैठे थे, ऐसे हंसी मजाक हो रहा था, पत्रकार लोग थे भी कुछ, वो तो बोलते थे, बुजुर्ग थे तो डांट के बोलते थे सब चीज। तो अब उनकी भाषा में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो भाव था उनका वो मैं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं अपनी न्यायपालिका का सम्मान बनाए रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो अच्छे जुडिशियल माइंड है वो जज नहीं बनते। ये बड़ी बात थी। उन्होंने कहा जो हमारे अच्छे जुडिशियल माइंड हैं वो जज नहीं बनते, वो प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं, और आजकल बहुत पैसे इस सब में, आर्बिट्रेशन वगैरह में मिल रहे हैं, वो उसमें नहीं जाना चाहते। इसका उल्टा सोचिए क्या है, यानी हमारे यहाँ जुडिशियल जजेस वगैरह वो बन रहे हैं जो बेहतर जुडिशियल माइंड नहीं है। बिल्कुल आप ठीक तो कह रहे हैं सर के जब तो न्याय ये करने वाला न्याय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा तो होगा कैसे? जी। या तो नतीजा ये हो रहा है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे चीफ जस्टिस मीडिया ने ये टिप्पणी करके क्या कहा है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उस पर, ऐसे लोग जो इस पेशे में हैं, जिन्होंने जो वकालत कर रहे हैं, जो जज रहे हैं, उन सब लोगों की राय है कि ये टिप्पणी गैर वाजिब है। उनकी राय है कि ये गैर जिम्मेदारी का भी परिचय देती है, क्योंकि वो ऐसी कुर्सी पर है जो अंतिम है। हमारे पूरे प्रणाली की का अंत है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें चीफ जस्टिस जो है वो मतलब उस तरह की रैंकिंग नहीं होती, हर जज बराबर माना जाता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां कुछ ऐसी होती है कि उनकी प्रमुखता है। तो उनको निश्चित तौर पर अपनी आबादी के एक हिस्से को इस तरह के शब्दों से लांछित करना, मतलब न्याय संगत तो खैर इसको क्या ही कहा जा सकता है, इसे सभ्यता के दायरे में भी नहीं लिया जा सकता। तो मुझे उम्मीद है, या मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि भविष्य में हम इस तरह की टिप्पणियां इस तरह की पीठ से शायद न सुने, लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि राम जेठमलानी साहब की बात भी साथ साथ चल रही है, इसलिए अब क्या कहा जाए इसको, इससे अतिरिक्त क्या कहें। निर्णय जनता पे है, वो स्वयं इसको तय करे। सर ये जो आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, मैं तो समझ रहा हूं कि जी, आपके भी अपने कार्यकाल में ये पहली खबर होगी कोई प्रधानमंत्री खबर का खंडन कर बिल्कुल। रहा हो, और वो तब कर जी रहा जी हो जी जब विदेश में मौजूद है, देश में भी मौजूद नहीं है। इसके मतलब जी। कितनी गंभीर खबर रही होगी। तो ये जो व्हाट्सएप से देश चल रहा था, ये उन्हीं का है, उन्हीं के ग्रुप का चैनल है, किसी और का नहीं है। तो सर इतनी बुरी स्थिति मीडिया की एक्चुअली प्रधानमंत्री एक्चुअली साबित हमारे कर रहे हैं प्रधान तो क्या है? एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री इन दिनों अमेरिका के की ओर तो सोचते ही हैं, वहां से रिश्ता बनाना भी सोचते हैं। वो अब ट्रंप साहब को कॉपी भी करने लगे। ये सब ट्रंप साहब करते रहते हैं। कभी सीएनएन को कह देते हैं कुछ, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी किसी मीडिया को दलाल कह देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, लिख देते हैं। वही हमारे मोदी जी करना चाह रहे हैं। मोदी जी, भारत में दूसरी तरह की व्यवस्था है, हमारी और अमेरिकी व्यवस्था अलग अलग है। वहां राष्ट्रपति ही सब पूरी सरकार होता है, यहाँ एक चुनी हुई सरकार होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ये करने के लिए आपके पास एक विभाग है, आपके अपने कार्यालय में भी इसके लिए आपने ऑलरेडी अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है। और उनका हमारा जो सरकार में एक सूचना विभाग होता है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, केंद्र में भी है, राज्य में भी, भारी बजट है उसका। इस तरह की चीज अगर कहीं से खंडन जाना होता है तो वहां से जाना चाहिए। आप जहां भी हैं, आप कम्युनिकेटेड हैं, आप तो आपको सिर्फ जबान हिलानी है। जो आपने यहाँ किया इसमें, या कराया या किया, जो भी किया, ये आप सिर्फ एक इशारा करते, ऐसे ही होता, लेकिन व्यवस्था से होता। ये जो है, ये वही क्या कहा जाए, आप अपने आप को अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह पेश कर रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब ठीक है, आप नई नई परंपराएं डाल रहे हैं, ये भी उस तरह की परंपरा है, और आप पर आरोप ही यही है कि आप हर चीज को अपने आप में केंद्रित कर लेना चाहते हैं। तो खंडन देने का अधिकार भी आप सूचना विभाग से छीन के अपने हाथ में ले रहे हैं। सरकार में वित्त मंत्रालय है, उसके पास भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसका अपना है। फाइनेंस के अलावा और
अन्य जितने भी मंत्रालय हैं जिससे भी संबंधित ये विषय रहा हो, वो सब इसका खंडन कर सकते हैं। और हमारा सूचना विभाग है ही है, लेकिन अब संभाव आपने किया, महान है आप, क्या कहा जाए। तो वो कहा आरोप जो है कि ट्विटर पे सरकार चल रही है और फेसबुक पे और उस पे व्हाट्सएप पे, उसको सिद्ध कर रहे हैं आप। ये तो खैर अब क्या कहा जाए। और वाकई वो चैनल वो है जो आपकी ही प्रशंसा करते रहते हैं 24 घंटे। मुझे तो लगता है कि उन्होंने वातावरण बनाने के लिए ये एक आप कह सकते हैं कि सरसों डाली थी कि देखते हैं लोग कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं। आपने वो रिएक्शंस देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि इससे पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है, तो चलिए पॉलिटिकल इससे स्कोर कर लिया जाए, तो आपने ट्वीट कर दिया। लेकिन ये परंपरा गलत है सर। इसको आप भारत को भारत रहने दीजिए, इसको अमेरिका की डुप्लीकेसी मत बनाइए, आजाद रहने दीजिए। सर बस छोटी सी एक जी, टिप्पणी, 5 क्योंकि अभी जो यात्रा पर गए हैं इससे कुछ मिलेगा या फिर कुछ और बताते हैं? कुछ लोग तो अलग चीज बता रहे हैं कि नॉर्वे में हमारे अडानी साहब की एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है, क्या सर यस, कुछ मामला है? बिल्कुल। नॉर्वे में वहां का एक फंड है, वो फंड इन्वेस्ट करता है, पेंशन वालों का फंड है, और वो ऐसी कंपनियों को फंड न देने के लिए अपने यहाँ ब्लैक लिस्ट करता रहता है। तो अडानी ग्रीन नाम की कंपनी है, उसको उसने ब्लैक लिस्ट किया है, और वहां जा रहे हैं वो नॉर्वे। तो इनके यात्राओं पे हर बार ये शंका होती है। कैरवा वगैरह ने कई रिपोर्ट्स की हैं और लोगों ने भी शोध करके की है कि जहां जहां ये गए हैं वहां अडानी का कोई न कोई इंटरेस्ट हमने पाया है। या तो उनको कोई बिजनेस दिलाने में कोशिश कर रहे होते हैं, या उनका कोई बिजनेस फंसा रहता है तो उसे निकालने में कोशिश करते हैं, या अमेरिका में जिस तरह की हालत है वो अभी सुलझ रही है, जो कि उनके ऊपर एक मामला था, उसकी वजह से भारत अमेरिका के मामलों में एकदम सिट्टी पिट्टी गुम किए रहता था। ये लगता है कि पूरी सरकार अडानी की सेवा में है। ये बार बार लगता है, उसके तथ्य आते रहते हैं, और सरकार अपने आचरण से ये साबित भी नहीं करती कि नहीं वो सेवा में नहीं। तो कुल मिला के यही सीन है। चलिए सर, आपने हमें जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन दर्शकों को आपको सुनकर जो शांति मिलती है और उन्हें लगता है कि आप तथ्य और सबूतों से खबर लाते हैं, तो दर्शक बार बार ये चाहते हैं कि सर कम से कम ये तो बता दें आने वाला वक्त क्या है। सरकार नहीं बता रही है तो हम तो प्रिपेयर हो जाएं। आपने कहा कि महंगाई का विस्फोट होगा, वो विस्फोट हो चुका है। गांव का गरीब 2 रुपया महंगा दूध अब लेगा, और जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो फिर 2 रुपया यही कंपनियां बढ़ा के सामने आ जाएंगी। तो क्या होगा? आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।